एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और सबसे पहला कंडीशन हम आइसोटोनिक का बात कर रहे हैं तो, और उसके बाद हमारे पास है हाइपोटोनिक, फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक। सर हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं, मीडियम्स, 3 मीडियम्स में करके बांटे हुए हैं। एक हमारे पास हाइपर, हाइपो और आइसो। आइसोटोनिक सबसे पहले समझते हैं। आइसोटोनिक क्या करता है? आइसोटोनिक मिनरल इसलिए बनाया क्योंकि तुम सोचो कि अगर म्यूटेशन फास्टर होता, कोई ऐसा जेनेटिक मिनरल में तो म्यूटेशन कर करके वो इतना जल्दी बदलता कि तुम सर्वाइव ही नहीं करते, है ना। तो इसीलिए कोविड वायरस जो आया था कितना जल्दी म्यूटेट कर रहा था। अब आगे सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो सेशन होने वाला है वो आपका क्लास 9th के बोल सकते हो सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्विक रिवीजन होगा। मैं क्या करूँगा कि इसी सेशन में सारे टिश्यूज़ के थ्योरी, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन की थ्योरी को ऐड करके एक मर्ज करके एक कंप्लीट आपका बायोलॉजी का सेशन अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। पर ये होगा हमारा क्विक रिवीजन, जहाँ पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ को क्विक रिवाइज कर रहा होंगे क्योंकि आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है और आपको रिवीजन का जरूरत है, क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप इसका डिटेल लेक्चर आप देख सकते हो। हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड पॉइंट कि इसका क्वेश्चन सेशन जल्दी अपलोड हो जाएगा और आपका टिश्यूज़ का भी कंप्लीट डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। 2 घंटा में पूरा टिश्यूज़ को मैंने एनिमल प्लांट टिश्यू को खत्म किया है। इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट थ्योरी लेक्चर अवेलेबल है। साथ साथ सेल्स के क्वेश्चंस और टिश्यूज़ के क्वेश्चन और इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन के क्वेश्चन, ये सारा चीज़ अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करो। विथ नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा का नोट्स डाल दूंगा। अगर जिसका नहीं डाला हुआ है कमेंट में लिखना, मैं सबका डाल दूंगा। जो स्कूलिंग स्टूडेंट है उसके लिए तो मैं ग्रुप में सारा चीज़ अवेलेबल कर दिया हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ, जो हमारा है सेल। तो सेल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ये सेल होता है, हमारे पास ये जो सेल होता है वो क्या होता है, एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स कि हम लोग अभी जिंदा है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में सेल के लेवल पे काम हो रहा है, देन कोऑर्डिनेट हो रहा है, अलग अलग हमारा सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ये सारे कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो हम लोग क्या अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी है। इतना बात समझ में आ गया। के अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल का काम क्या होता है, जिस तरीका से तुम्हारे बॉडी में बोल सकते हो कि हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, उसे सेल के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल होते हैं। उस ऑर्गेनेल का अपना एक फंक्शंस होता है और उस ऑर्गेनेल्स का फंक्शंस जब आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करता है तो एक स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म होता है। उस ऑर्गेनेल्स का भी एक स्पेसिफिक फंक्शंस है। अब हम लोग उसी ऑर्गेनेल्स को एक एक करके उसके नेचर को, उसके फंक्शंस को समझेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास जो ऑर्गेनेल्स होता क्या है, जिस तरीका से हमारे सेल्स में ऑर्गेनेल्स मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वैक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास मान लो गोल्जी बॉडीज है। ये हमारे पास क्या है, प्लास्टिड मान लेते हैं, कोई प्लांट सेल है तो प्लास्टिड भी होगा। तो बस ये बोल रहा है कि इस तरीका का बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल होता है। उसके बाद क्या होता है कि आउटर मेम्ब्रेन, पता है कि अगर प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल होगा, उसके बाद सेल वॉल होगा, उसके बाद अगर इनर होगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। पर अगर ये एनिमल सेल होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इनर का मेम्ब्रेन कुछ भी हो, वो हमारा सेल वॉल नहीं होता है। कहाँ पे, एनिमल सेल में। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये एक रिवीजन लेक्चर होगा। तो हम लोग देखते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ध्यान से देखना, तुमको सारा चीज़ पता चलेगा क्योंकि हम लोग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रहे होंगे। सेल वॉल का बात करते हैं। सेल वॉल का नेचर होता कैसा, नॉन लिविंग होता है। ये कैसा होता है, परमेबल मेम्ब्रेन होता है। परमेबल का मतलब क्या होता है सर, नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग का मतलब जो हमारा क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है। एक लिविंग पार्ट होता है, एक नॉन लिविंग पार्ट होता है। परमेबल मेम्ब्रेन मतलब कि इसका जो एंट्री है वो हर एक चीज़ को एंट्री दे देता है, हर एक चीज़ को एंट्री देता है। पर सेमी परमेबल का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि सेमी परमेबल हमारे पास क्या, ऑक्सीजन को एंट्री दे रहा है, CO2 को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि इसको हम सेमी परमेबल बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को ही एंट्री दे रहा है। वो उसका नेचर किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेमी परमेबल। अब उसके बाद बात करते हैं सेल वॉल में कहाँ पे होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। फिर हमारे पास फंक्शंस का बात करते हैं। फंक्शंस क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, ठीक है। अलाउ फ्री पैसेज ऑफ सब्सटेंस थ्रू इट। फ्री पैसेज मतलब किसी भी तरह का यहाँ पे रोक टोक नहीं है, ये कोई सब्सटेंस का अंदर जा रहा है। अब उसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिविंग। सेल वॉल कैसा है, नॉन लिविंग। डिफरेंसली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। डिफरेंसली परमेबल मेम्ब्रेन या बोलो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। दैट मीन्स कि जैसे कि हमारे पास ये क्या करेगा, मान लो कि हमारे पास ए है तो ए को जाने दे रहा है पर बी को जाने नहीं देगा, क्योंकि ए का ही इसके अंदर काम है, इसीलिए ए को जाने दे रहा है। इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहा है, क्योंकि ये सिलेक्टिवली चीज़ों को काम कर रहा है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सर सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इसको सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, सेल लेमा भी बोलते हैं। फंक्शंस क्या है सर, ये रेगुलेट करता है किस चीज़ का, एंट्री को, और किस चीज़ का, एंट्री के साथ एग्जिट को। एंट्री भी करता है और एग्जिट भी करता है। किस चीज़ का सर, सब्सटेंसेस का। कहाँ पे, इन भी और आउट ऑफ द सेल भी,
ठीक है, मतलब कि मेन क्या है, ये सब्सटेंस को एंट्री और एग्जिट करने में मदद करता है और ये सिलेक्टिवली प्रिवल होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। यहाँ का बात करते हैं सेल वॉल का, तो यहाँ पे फ्री पैसेज सब्सटेंस का होता है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा सेल ऑर्गेन्स के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, लिविंग होता है। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे तुम्हारे को दिखेगा ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का नेटवर्क, क्या दिखेगा, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन का नेटवर्क। ये कहाँ का है, प्लांट में भी है सर, एनिमल में भी है, बहुत अच्छा। इसका मेन काम क्या है, ध्यान से देखना, ये सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, स्केलेटल फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है, सपोर्टिंग ये सेल ऑर्गेनल्स है, स्केलेटल फ्रेमवर्क के जैसा काम करता है, पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन हो सके न्यूक्लियर मटेरियल का, एक तरह का वो पाथवे प्रोवाइड करता है जिसके कारण से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीका से हो जाए। वो किसके कारण हो पाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। राइबोसोम्स का बात करते हैं तो राइबोसोम्स कैसा होता है, लिविंग होता है, डेंस होता है, नेचर कैसा है, लिविंग है, डेंस है। फिर कैसा है, स्पेरिकल है, फिर कैसा स्पेरिकल बॉडी है, कंपोज ऑफ मेनी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, कंपोज होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब उसका राइबोसोम्स कहाँ पे, प्लांट में होता है, होता है, एनिमल में होता है, होता है। ये फ्रीली होता है, कैसा होता है, फ्रीली होता है। कहाँ पे सर, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कि जो लिक्विड मटेरियल है उसमें फ्रीली होता है। और कभी कभार तो अटैच भी होता है, किससे सर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। मतलब कि राइबोसोम्स क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी होता है और फ्रीली भी होता है मैट्रिक्स के अंदर। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद राइबोसोम्स का काम क्या होता है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हर लोग जानता है, क्यों जानता है, नॉन बायो स्टूडेंट भी क्या बोलता है, दिन भर क्या माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया करते रहते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं सबसे पहला। नेचर कैसा सर, लिविंग है। उसके बाद बहुत सारे शेप में होते हैं, उसके बाद डबल वॉल होते हैं, इनर वॉल थ्रोन इनटू द फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टिया। यहाँ पे क्या होता है, इनर फोल्ड जो होते हैं, तुम देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ इस तरीका के हमारे पास प्रोजेक्शंस होते हैं, इनर फोल्ड होते हैं, और इस प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिस्टिया जो होते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल में होता है कि प्लांट में होता है, तो प्लांट में भी एन एनिमल सेल। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लांट एंड एनिमल सेल्स में तो है, पर कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एंड बैक्टीरिया में, तो तुमसे अगर हम पूछेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो तुम बोलोगे आरबीसी में और बैक्टीरिया में। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्या जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी होता क्या है, करेंसी ऑफ सेल होता है। जैसे कि तुम्हें कुछ परचेस करना है तो तुम्हें पैसा का जरूरत होता है, मनी का जरूरत होता है, रुपया का जरूरत होता है। उसी तरीका से तुम्हारे बॉडी में अगर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो एक करेंसी के फॉर्म में होता है, जो ब्रेक डाउन होकर तुमको एनर्जी देता है फूड के साथ ऑक्सीडाइज होके, और दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वो फूड के साथ कंबाइंड होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होकर तुमको एनर्जी देता है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंथेसिस फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। सिंथेसिस फॉर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है। फिर हमारे पास पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, लिविंग होता है, वेरियस शेप्स होते हैं, डबल वॉल होते हैं, अभी बात कर चुके हैं। अब देखो गोल्जी एपरेटस का बात करते हैं। सर ये लिविंग है, ठीक है। सर नॉन लिविंग कौन था, सेल वॉल। कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। इसमें क्या होते हैं सर, वेसिकल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड वैक्यूल्स भी होते हैं। गोल्जी एपरेटस में क्या, वैक्यूल्स एंड कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर्स, लिविंग है सबसे पहले, और ट्यूब्यूल्स होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। उसके बाद प्लांट में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं। यहाँ पे ये क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं और एंजाइम सीक्रेट करते हैं। गोल्जी एपरेटस हार्मोन सीक्रेट करेगा और एंजाइम्स भी सीक्रेट करेगा। आगे देखते हैं लाइसोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सुसाइड बैग, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। क्यों सर, इसके पास होते हैं इंपॉर्टेंट क्या, गैस्ट्रिक जूसेस। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। दैट मीन्स कि गैस्ट्रिक जूसेस मीन्स इंपॉर्टेंट ऐसे जूस होते हैं जो चीज़ों का फैगोसाइटोसिस करा सके। फैगोसाइटोसिस का मतलब कि वो सेल को इनगल्फ कर सके। अगर कोई भी सेल डेड हो रहा है या फिर हमारा रिपेयरिंग फेज में है तो उसको क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करके खुद फट जाता है और उसको दूसरे को फैगोसाइटोसिस करा देता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास लाइसोसोम्स के बाद फाउंड मेनली इन एनिमल सेल्स एंड सम प्लांट सेल। मतलब कि सर सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, फाउंड मेनली इन एनिमल सेल्स, पर प्लांट सेल में होता है कि हाँ, फ्यू में होता है। सिंथेसिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, देखो यहाँ पे एक शब्द में लिख दिया, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल होते हैं सिर्फ एनिमल सेल में, कुछ प्लांट। इसका मेन काम होता है कि सेल डिवीजन कराता है। क्या कराता है, सेल डिवीजन कराता है। स्ट्रक्चर, नेचर कैसा है, लिविंग है। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। एनिमल सेल जनरली लाइज जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्या काम कराता है, सेल डिवीजन।
बड़ा, हाँ, पर ज़्यादा है कि सेंट्रियोल्स मिलते हैं तो सेंट्रोसोम्स बनाते हैं, ये थोड़ा सा तुमको आइडिया होना चाहिए। ये इनिशिएट क्या कराता है? सेल डिवीजन। प्लास्टिड्स क्या होता है सर? लिविंग होता है। कैसा होता है? डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ पे होता है? प्लांट सेल में सिर्फ होता है। प्लास्टिड्स कहाँ पे होता है? प्लांट सेल। एनिमल सेल में होता है? नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बाद हमारे पास पता है कि प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? फोटोसिंथेसिस कराता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर देता है। किसको किसको सर? फ्रूट को देता है, फ्लावर को देता है। किसको किसको? फ्रूट को देता है, फ्लावर को देता है। उसके बाद आगे आते हैं, लिकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टार्च को स्टोर करता है। अब आते हैं हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट है। सर न्यूक्लियस है क्या? न्यूक्लियस हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है। जिस तरीका से हमारे पास सेल में क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। सर सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग डीएनए होते हैं। हाँ, डीएनए होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। और वो जो आरएनए होते हैं ना, वो बहुत ही म्यूटेट करता है फास्टर, इसीलिए नेचर ने जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बनाया। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल इसलिए बनाया क्योंकि तुम सोचो कि अगर म्यूटेशन फास्टर होता कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल में, तो म्यूटेशन कर करके वो इतना जल्दी बदलता कि तुम सर्वाइव ही नहीं करते, है ना। तो इसीलिए कोविड वायरस जो आया था कितना जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था। अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि ये न्यूक्लियस लिविंग है। इसमें डेंस बॉडीज कंटेन होता है जिसको न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, और नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रोमेटिन बोल रहे हैं सर। मतलब कि सर जो डीएनए होता है जब स्कैटर फॉर्म में होता है तो उसी को तो क्रोमेटिन बोलते हैं। हमने बताया था कि ये डीएनए को कंडेंस करो क्रोमेटिन, और कंडेंस करो क्रोमोसोम्स। तो सर ये हमारा डीएनए हो गया, ये इसको कंडेंस किए तो क्रोमेटिन हो गया, और ज्यादा कंडेंस कर दिए तो क्रोमोसोम्स हो गया। इस पे मिलते हैं जीन। क्या मिलते हैं? हमने बोला था कि जीन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? और जीन मिलते हैं। ये जीन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दैट मीन्स कि तुम्हारा जो आई का कलर है, तुम्हारे स्किन का कलर है, जो तुम्हारा हाइट है, वो सारा डिपेंड करता है कि कौन सा जीन में किस तरह से इंफॉर्मेशन आया है तुम्हारे पेरेंट्स से और तुम्हारे बॉडी में आया है, वो दिखा रहा है कि तुम क्या हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। न्यूक्लियस में प्लांट में भी है, एनिमल सेल में भी है। काम क्या है सर? ग्रोथ, रेगुलेट ग्रोथ को तो करता है, खासकर रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स का भी करता है। क्रोमोसोम्स आर बियरर्स ऑफ हेरिडिटी। ध्यान से सुनना, कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूक्लियर स्टोर प्रोटीन। तो हम बार बार बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स है क्या? अरे भाई कुछ नहीं है। जेनेटिक में जो डीएनए है उसको कंडेंस करते क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन को और कंडेंस करते क्रोमोसोम्स बनता है, और क्रोमोसोम्स में ही तो हमारे सारे हेरिडिटी दैट मींस के सारे जेनेटिक्स के इन्फॉर्मेशंस हैं। मेरा बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं ये इसको रिवीजन करा रहा हूँ, उसके बाद तुम क्वेश्चन सेशन जरूर देखना। क्वेश्चन सेशन बहुत जरूरी होगा। लोग अगर वैक्यूल का बात करते हैं तो ध्यान से देखना, वैक्यूल क्या होता है? एक नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। हमारे पास नेचर कैसा नॉन लिविंग होता है? कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। और ये हमारे पास कैसा होता है? फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस। लिखता है एनसीईआरटी की फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस इनकेस बाय मेम्ब्रेन। मतलब कि ये मेम्ब्रेन से इनकेस इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, और ये हमारा क्या स्टोरेज ऑर्गन होता है, मतलब कि चीजों को स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? ध्यान से देखना। ये सबसे पहले हमारे पास प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में तो स्मॉल होता है, जिसको एनसीईआरटी माइन्यूट लिखता है, और टेम्पररी प्रेजेंट होता है। कभी कभार ये क्या होता है? गायब भी हो जाता है। दैट मींस कि ये स्मॉल होता है, माइन्यूट होता है, टेम्पररी प्रेजेंट होता है। फंक्शंस का बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? वाटर को स्टोर करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्बिडिटी भी प्रोवाइड करता है। तीसरा चीज हमारे पास क्या है? ये कंडीशंस क्या है? सारे यूजफुल मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है उसको सब कैरी करता है। उसके बाद ये फूड सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है। दैट मींस कि ये स्टोरेज ऑर्गन है। और अगर प्लांट में बात करते हैं तो ये सारा चीज को क्या है? सेल सैप मींस प्लांट का जो सेल सैप होगा उसमें सारा चीज को स्टोर रखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? ये पिगमेंट को स्टोर करता है, मतलब कि पिगमेंट को भी स्टोर करता है, और साथ के साथ बेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। तो ये स्टोरेज का काम करता है। वैक्यूल का सीधा सा बात करना है। ग्रेन्यूल्स का बात करते हैं तो ग्रेन्यूल्स हमारे पास कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो तुमसे अगर हम एक क्वेश्चन अभी तुरंत हम तुमको एक क्वेश्चन दे दे तो तुम अभी क्या बोलोगे? ध्यान से देखना, मेरा बात ध्यान से सुनो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन दे, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं अभी तुरंत तुमको दे रहा हूं और इसको तुरंत तुम रिलेट करके सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन इज दैट कि विच इज नॉन लिविंग। ठीक है, ए हो गया ग्रेन्यूल। ठीक है, इसको लिविंग कर लो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक तो हमारे पास हो गया लिविंग। ठीक है, ग्रेन्यूल हो गया, उसके बाद सेल वॉल हो गया,
उसके बाद हमारे पास हो गया मान लो गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास हो गया वैक्यूल। तो तुमको पता है ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है, ये भी नॉन लिविंग है। गोल्जी बॉडी क्या हो गया तुम्हारे पास, लिविंग हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद तुम्हारे पास इसका फंक्शन समझ में आ गया। ग्रेन्यूल्स क्या होता है सर, नॉन लिविंग होता है, टाइनी बॉडी होता है, छोटा छोटा बॉडी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, नॉट बॉन्डेड बाय एनी मेम्ब्रेन। दैट मींस कि सर अगर हमारे पास ये सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स मान लो कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर क्या है हमारे पास ये फ्लॉट करते रहता है। फ्लॉट दैट मींस कि इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। प्लांट में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। फैट को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम लोग आ गए हैं, ध्यान से देखना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, हमारे पास कंसंट्रेशन है। दैट मीन्स कि क्या क्या इफेक्ट आएगा जब हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन्स कि जब हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन को लेंगे, अलग अलग सेल अगर हम लोग अलग अलग कंसंट्रेशन में लेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा अभी तुरंत हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 3 कंडीशन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सबसे पहला कंडीशन हम आइसोटोनिक का बात कर रहे हैं तो, और उसके बाद हमारे पास है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, फिर हमारे पास है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। सर हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं, मीडियम्स, 3 मीडियम्स में करके बांटे हुए हैं। एक हमारे पास हाइपर, हाइपो और आइसो। आइसोटोनिक सबसे पहले समझते हैं। आइसोटोनिक क्या कहता है, आइसोटोनिक कहता है कि सुनो मेरा बात, कि हमारे पास जो सेल है, ये सेल है, ये मीडियम है, ठीक है। मतलब कि सर सेल मीडियम से सेल में जितना पानी आ रहा है उतना ही सेल से बाहर निकल जा रहा है। दैट मीन्स कि मीडियम में जितना कंटेंट है हमारे पास कंसंट्रेशन, दैट मीन्स कि सॉल्यूट सब यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमारे पास जितना से मीडियम में है उतना ही सेल के पास है। तो इस केस में क्या होता है, एंट्री और एग्जिट क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि सर इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट बस यही आएगा कि सेल का जो शेप होगा ना उसमें हमारे पास क्या होगा कि इक्वल होगा। सेल का शेप क्या होगा, इक्वल होगा। नो चेंज इन अ सेल शेप, नो चेंज इन अ सेल शेप, सेल का शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में हम लोग बात करते हैं तो हाइपरटोनिक में हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, हमारे पास ये क्या था, मीडियम था, ये क्या था, मीडियम था। अब इस मीडियम में हमारे पास क्या होता है कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब क्या होता है, कम होता है, एज कंपेयर टू सेल में क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम एक कंपैरिजन देख रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या है हमारे पास कि कंडीशन क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट कंडीशन है। डाइल्यूट कंडीशन है तो इसका जो कंटेंट होगा, वाटर का कंटेंट होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है। इसका मतलब जब हमारे पास सॉल्यूट कम है तो वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, तो पानी का जो मूवमेंट होगा वो इधर एंट्री होगा। और सेल का जो एंट्री है, सेल का जो हमारे पास सेल का है, तो सेल इस केस में क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा सर, स्वेल अप हो जाएगा। सेल स्वेल अप हो जाएगा तो दिस इज द कंडीशन जहां पे सेल क्या हो रहा है, स्वेल अप हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशंस में क्या होता है कि सेल का जो यहाँ पे ये हमारे पास सेल है, और सेल का मीडियम में क्या होता है हमारे पास जो सॉल्यूट है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। अब इस मीडियम को क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। इस मीडियम को, सेल के बाहर वाले मीडियम के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। और सॉल्यूट, सेल की सॉल्यूट कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू मीडियम का कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, कम है, ठीक है। अब कम है तो इस केस में क्या होगा सर, हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होना। जब सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होगा तो क्या होगा, जो कंसंट्रेशन कहाँ से फ्लो करेगा, डाइल्यूट की तरफ से तुम्हारे अंदर आएगा ना, ठीक है। मान लो ये रूम में पूरा हम पानी भर देते हैं, ठीक है। तो पानी जब भर देते हैं तो हम फूल जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि कौन सा कंडीशन हमारे पास हो गया, हाइपोटोनिक कंडीशन। मान लो कैसा है कि पानी खत्म हो गया, हमारा बॉडी में बहुत सारा पानी है, तो हमारा बॉडी क्या चाहेगा कि पानी को बाहर निकले। मान लो ऐसा कोई कंडीशन होता है कि हमारी बॉडी की ज्यादा पानी पी लिए तो फट के बाहर आ जाए, तो क्या होगा, हमारा कंडीशन क्या है, डाइल्यूटेड है। दैट मीन्स कि हमारा बॉडी में कंसंट्रेशन कम है और डाइल्यूट मतलब कि पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो वो बाहर आना चाहेगा। पर अगर पूरा रूम में पानी भरते हैं और मेरे बॉडी में क्या है, कम है, तो उस केस में मान लो कि मेरे बॉडी में होल्स है, तो क्या होगा, अपना बॉडी के अंदर पानी जाने लगेगा और बॉडी फूल जाएगा। तो उस केस को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा केस जहाँ पे फूल जा रहा है हाइपोटोनिक, और जहाँ पे क्या हो रहा है, सेल श्रिंक कर जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं हाइपरटोनिक। एक में हाइपोटोनिक, एक में हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब कि सेल श्रिंक कर जा रहा है, क्योंकि कंडीशन क्या है, मीडियम का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है,
लो है। मीडियम का कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे अगर मीडियम का कंसंट्रेशन का बात करते हैं तो यहाँ मीडियम का कंसंट्रेशन कैसा है हमारा, हाई है, और यहाँ मीडियम का कंसंट्रेशन कैसा है, लो है। मीडियम का कंसंट्रेशन जब लो रहता है तो सॉल्यूट यहाँ पे इसका मतलब कम है, यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, पानी यहाँ आ जाएगा, सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसमें इतना टाइम देने का रीजन था क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, और जहाँ कंफ्यूजन वहाँ पे हम सारा समय देंगे। हाइपोटोनिक क्या है, मीडियम सराउंडिंग द सेल, हायर वाटर कंसंट्रेशन, सेल आउटसाइड सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट। और इस कंडीशन में हाइपो में देखो क्या है कि आउटसाइड सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, तभी तो पानी अंदर आया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा था, कंसंट्रेटेड था, तभी तो बाहर से आ गया। अब देखो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल इज, देखो कभी कभार कंसंट्रेशन वर्ड हम लोग एसिड के लिए भी यूज करते हैं, होता क्या है कि बोलते कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड मींस पानी का अमाउंट उसमें कम है, डाइल्यूट एसिड दैट मींस कि पानी का अमाउंट उसमें ज्यादा है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोनिक, जहां पे मीडियम एग्जैक्टली सेम होता है, कंसंट्रेशन इक्वल, वाटर क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन बोथ डायरेक्शन में, सेल सेम साइज में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। यहाँ पे हाइपरटोनिक में क्या होगा सर, मीडियम का लोअर कंसंट्रेशन है तो बोल सकते हैं आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी कंसंट्रेशन, वाटर क्रॉस करेगा सेल इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल एंड इंटर इट, सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंसेस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, देखते हैं और क्या क्या पढ़ाना है। देखो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा क्या है डिफरेंस है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन में भी मैंने करवाया है कि साइज क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का छोटा होता है, इसका सर लार्ज होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है सर, पुअरली डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुअरली डेवलप्ड यहाँ पे होता है, और नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम यहाँ पे होते हैं जो न्यूक्लियोइड, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ये वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद क्रोमोसोम सिंगल होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम्स है। उसके बाद देखो न्यूक्लियस का बात करते हैं तो यहाँ न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड। सेल ऑर्गेनेल्स का बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दैट मींस कि ये हमारे पास ऑर्गेनेल है तो इसके आपस में भी क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन नहीं बाउंडेड है, मतलब बेचारा अकेले है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं है। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। सेंट्रियोल्स का बात करते हैं तो यहाँ तो एब्सेंट होता है पर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में। ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ बैक्टीरिया आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, फंगी, एनिमल, उसके बाद ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, सब इसी में आता है, ठीक है। अब उसके बाद सेशन को इन करेंगे, कुछ साइंटिस्ट है, देखो हाँ साइंटिस्ट ने ये रिपीट हो गया, आगे देख डिफरेंट हाँ एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के बीच का डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फीचर्स का बात करते हैं, साइज जनरली स्मॉल होता है, एनिमल सेल का कंपेरेटिवली लार्जर होता है, प्लांट्स एनिमल सेल के कंपेयर में किसका, प्लांट सेल का। सेल वॉल का बात करते हैं तो सेल वॉल कैसा होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है आउटर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल यहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, प्लांट सेल में। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, स्मॉल वैक्यूल्स यहाँ पे होता है, कंटेन स्मॉल वैक्यूल्स, और यहाँ पे पेरीपेरल पे होता है, पेरीपेरल मींस किनारा किनारा, और सेंट्रल स्पेसेस इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे पेरीपेरल सेंटर स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय लार्ज वैक्यूल, यहाँ पे तुम देखोगे कि लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स में, पर यहाँ पे होता है हमारे पास स्मॉल वैक्यूल्स, और माइन्यूट भी एनसीईआरटी लिखता है। प्लास्टिड्स तो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं क्योंकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स का क्या काम है, प्लास्टिड्स तो क्रोमोक्लोर और लिकोप्लास्ट जो हमारे पास प्लांट्स में होते हैं ना। गोल्जी बॉडीज का बात करते हैं तो प्रोमिनेंट होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, और गोल्जी बॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे पता है डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, सब यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, और ये प्रेजेंट होता है पर यहाँ कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। सेंट्रियोल्स का बात करते हैं तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन का काम कराते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इट लैक्स सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, ना तो सेंट्रोसोम्स होते हैं ना तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल ही नहीं होंगे तो सेंट्रोसोम्स कहाँ से होंगे। अब यहाँ पे देखो वैक्यूल्स मोर इन नंबर होते हैं बट स्मॉलर देन प्लांट सेल। अब उसके बाद दे मेंटेन वाटर बैलेंस, अब वैक्यूल्स वाटर बैलेंस का काम मेंटेन करता है और ये ज्यादा नंबर में होता है, स्मॉलर देन प्लांट सेल। पर वैक्यूल जो होता है ये छोटा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, लार्ज होता है, सेंट्रली होता है प्लेस्ड, और एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ सैप, एंड सैप मींस सेल सैप के फॉर्म में, एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। सिलिया फ्लेजला कैसा होता है सर, सिलिया कैसा होता है, फ्लेजला कैसा होता है, कुछ इस तरह करके होता है ना। सिलिया जो हमारे पास जैसे पैरामीशियम होता है तो यहाँ पे सिलिया कैसे होता है कि नहीं। अब देखो दिस स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन अ फ्यू सेल्स, प्रोटोजोन्स एंड एपिथेलियल टिश्यूज। ये जो स्ट्रक्चर है कैन बी सीन इन सम एल्गल फॉर्म्स, वोल्वोक्स, क्लेमेटोमोनास। लाइसोसोम्स के बारे में बात की, यहाँ पे हमारे पास रेयरली प्रेजेंट होता है। हमारे पास देखो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था कुछ हमारे सेशन का जो इम्पोर्टेंट, और उसके बाद हमारे पास कुछ साइंटिस्ट है जिसको कर लेते हैं। देखो साइंटिस्ट में हमारे पास है 8031, जिसके बारे में मैं बोला था, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था सेल के, ये एक डिस्कवरी याद रखना है। 38 से 39 स्लीडन एंड स्वान जो सेल थ्योरी दिए थे प्लांट और एनिमल का, कंपोज ऑफ सेल, और कुछ और साइंटिस्ट के बारे में जानना है। 8039 में फुरकेंजी ने
प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि एज ए फ्लूइड सब्सटेंस। 1855 में रोडोवर्चो ने एक्सपेंड किया था सेल थ्योरी को कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो स्लीडन स्वान तो दिए थे पर ये बात नहीं ना बता पाए थे कि सेल रिपेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो वो हमारा रोडोवर्चो बोला था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइजेस करता है। 1865 में रॉबर्ट हुक के बारे में तो बात हो गया। एंटोन वॉन लीनियनहॉक ने फ्री लिविंग सेल्स को सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था, लीनियनहॉक। तो ये हमारे पास कुछ साइंटिस्ट था और दिस वाज द एंडिंग ऑफ दिस सेशन। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि हमने बायोलॉजी को पूरी तरीके से खत्म किया। सेल चैप्टर, टिश्यू, इंप्रूवमेंट, सारा चीज़ अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट करो। तो हम लोग मिलते हैं जल्दी। थैंक यू और वेलकम इन क्लास 10। तो हम लोग मचाएंगे फोड़ेंगे क्लास 10th में भी, ठीक है। तो क्लास 10th में भी इसी तरीक़ा से, इससे और ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीक़ा से मिलेंगे, क्योंकि हमारा मीटअप तो बहुत कम ही दिन अभी तक हुआ है ना। तो क्लास 10th में पूरा मीटअप होगा, पूरा ईयर में मीटअप्स होगा और 95% ये मेरी तरफ से और आपकी तरफ से इतना एफर्ट होना चाहिए ताकि नंबर आए। तो थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।